केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं प्रहार। भारत की ताकत हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बात चाहे सेना में स्वदेशी की हो या फिर तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की, भारत ने हर जगह परचम लहराया है और भारत की इसी बढ़ती ताकत से पाकिस्तान खौफ में है। लेकिन आज भारत के किस कदम से पाकिस्तान सहमा हुआ है, बताएंगे आपको प्रहार में। साथ ही बात पाकिस्तान की करेंगे क्योंकि पाकिस्तान को इस समय हर तरफ से मार पड़ रही है। एक तरफ भारत नए परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान की सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी, तालिबान और खुद पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज और मुनीर को दिन में तारे दिखा दिए हैं। साथ ही कर्ज है जो पाकिस्तान का पीछा छोड़ नहीं रहा है। दिखाएंगे आपको कि कैसे पाकिस्तान होने जा रहा है पूरी तरह से तबाह। साथ ही बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट बन चुकी मोकामा की। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद सवाल ये उठ रहा है कि मोकामा का सियासी गणित क्या होगा। अनंत जेल से चुनाव जीत पाएंगे या मोकामा की जनता वीणा देवी को चुनेगी? कौन बनेगा इस चर्चित विधानसभा सीट का विधायक, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे भारत के बाहुबली की। तो भारत के बाहुबली को आज श्रीहरिकोटा ओडिशा से आज भारत अपनी नई ताकत दिखाने वाला है। ये ताकत पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है क्योंकि पाकिस्तान लगी हुई सीमा में लगातार, जैसलमेर पे लगातार, गुजरात में भारत लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की जनता ही लगातार परेशान कर रही है। हम बात करेंगे पाकिस्तान की खस्ता हालत की, लेकिन सबसे पहले बात श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे बड़े सैटेलाइट लॉन्च की करने जा रहे हैं और इस खबर से पाकिस्तान में अभी से खौफ मचा हुआ है। पाकिस्तान डरा हुआ है। दरअसल भारत का ये बाहुबली हमारी नौसेना की ताकत को दुनिया के सामने दिखा रहा है और नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा भी, जिसकी वजह से सरहद पार बैठा मुनीर और शहबाज कांप रहा है। आखिर पाकिस्तान में इस वक्त दोनों जोड़ियां क्यों कांप रही हैं, भारत को लेकर उसमें डर का माहौल क्यों है, ये आपको हम बताएंगे। क्योंकि भारत एक तरफ आत्मनिर्भर हो रहा है, स्वदेशी अपना रहा है, ताकत दिखा रहा है। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा और संचार क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-G3 को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। ये सैटेलाइट भारतीय नौसेना और समुद्री क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसरो ने इससे पहले दिसंबर 2018 में अपना सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-11, जिसका वजन करीब 6000 किलोग्राम था, उसे लॉन्च किया था। हालांकि GSAT-11 इसरो का सबसे भारी सैटेलाइट है, लेकिन CMS-03 भारत से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, जिससे अंतरिक्ष में भारत की ताकत तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन देश को जवाब देने के लिए भी भारत अपने आप को लगातार और मजबूत कर रहा है। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि कब भारत CMS-03 को लॉन्च करेगा और कब एक बार फिर श्रीहरिकोटा से जो आवाज उठेगी वो पाकिस्तान तक, उससे पाकिस्तान गूंज उठेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ अपनी जनता से परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता बार बार यही कह रही है कि हमें रोटी, आटा, दाल, चावल दो। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को तालिबान और टीटीपी से भी मार पड़ रही है। ऐसे में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो वहां की जनता उनसे यही पूछ रही है कि भारत तो लगातार स्वदेशी अपना रहा है, भारत खुद को लगातार मजबूत कर रहा है, लेकिन हमारा देश
हमारे देश के नेता देश को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश के नेता खुद को मजबूत करने में, अपनी तिजोरियां भरने में, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं। बात भारत की ताकत की कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद इसरो का बाहुबली उड़ान भरेगा। इसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी देते हैं कि आखिर ये भारत का बाहुबली कितना महत्वपूर्ण है और इसकी ताकत क्या है। 43.5 मीटर ऊंचा है ये, जबकि 4410 किलोमीटर भारी है। अब तक 7 सफल प्रक्षेपण हो चुके हैं। गगनयान मिशन में भूमिका निभाई है और नौसेना भूमिका निभाएगा और नौसेना को भी इसमें मदद मिलेगी। जल्द ही भारत अपना गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाला है और माना जा रहा है कि आज जो ताकत हम दिखाने वाले हैं, यानी इसरो जो नई लॉन्चिंग करने वाला है, आज अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने वाला है, उससे गगनयान मिशन को भी और मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो का यह सैटेलाइट इंडियन नेवी के लिए काफी मददगार साबित होगा। कैसे इंडियन नेवी के लिए मददगार साबित होने वाला है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल CMS-03 देश का सबसे बड़ा सैन्य सैटेलाइट है। ये समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, समुद्री रक्षा संचार को मजबूती देगा। समंदर में 2000 किलोमीटर में सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी होगी और इसके नेवी के वॉरशिप, वेसल और सबमरीन सुरक्षित रहेंगे। साथ ही बता दें आपको कि दुश्मनों की सैन्य निगरानी में भी इसकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। तो कैसे भारत अपने आप को सैन्य क्षेत्र में अंतरिक्ष के जरिए मजबूत कर रहा है, ये हमने आपको बताया है। यानी नौसेना के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। नौसेना इससे और ज्यादा मजबूत होने वाली है। एक तरफ भारत अलग अलग क्षेत्र में हर रोज नई कहानियां और नए इतिहास बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान बगावत और धमाकों में नए रिकॉर्ड बना रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में धमाके आम बात हैं। आज संडे का दिन है। मुनीर अपने आलीशान बंगले में आराम फरमा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि पेशावर में एक के बाद एक कई धमाके हुए और वीकेंड पर रिलैक्स कर रहा मुनीर कांप उठा है और मुनीर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बार मुनीर के कमांडर्स को टारगेट किया गया है। पेशावर में पुलिस स्टेशन में ताबड़तोड़ धमाका हुआ है, जिसके बाद पेशावर में धुएं का गुबार उठा है। ये तस्वीर देख लीजिए, जिसकी लपटें रावलपिंडी में मुनीर तक भी पहुंच रही होंगी। लेकिन आज रविवार के दिन जो आराम फरमा रहा मुनीर, इन तस्वीरों को देखकर डर जरूर गया होगा। और अब जरा पेशावर में धमाके के बाद एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान में हो रहे ये धमाके महज धमाके नहीं हैं, बल्कि अल्टीमेटम है मुनीर को। खबर तो ये भी है कि मुनीर के कमांडर्स ही मुनीर को सत्ता से हटाने की तैयारी में जुट गए हैं और इसी वजह से मुनीर परेशान है कि अब उसके घर में उसके खिलाफ ही बगावत होने लगी है। उसके कमांडर्स ही उसे पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या मुनीर पद से हट जाएगा या उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसका पाकिस्तान के लोगों को कितना फायदा होगा? इसलिए फायदा क्योंकि पाकिस्तान की जनता सबसे ज्यादा परेशान है तो आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ से। पेशावर में धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस कर्मियों को भी मौत की बात सामने आ रही है। कई पुलिस कर्मियों की भी मौत हुई है। पेशावर में धमाके हुए हैं और देखिए कैसे इस धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो लोग घायल हुए थे, इसमें खासतौर पर पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, उन सभी लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया है। कई लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इस पूरी खबर को, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। पेशावर में धमाके के बाद कैसे अफरा तफरी मची हुई है। एक दूसरे की जान बचाने के लिए या अपनों की जान का हाल जानने के लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। धमाके के बाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस धमाके के बाद काफी देर तक वहां धुआं उठता रहा, लेकिन कई लोगों की इसमें जान भी चली गई है। एक तरफ मुनीर के कमांडर्स को टारगेट किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब शहबाज को अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है। इसलिए शेख चिल्ली शहबाज ने मजहबी पाकिस्तान में इमाम और मौलानाओं के खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के मौलाना चीख चीख कर शहबाज से बचकर रहने की बात कह रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शहबाज सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके जरिए पाकिस्तान में उठ रही बगावत की आवाज को
दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने घबराकर अब मौलानाओं और इमामों को आतंकवादी घोषित करने का मन बना लिया है और इसलिए इमामों से अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जा रहा है। तो इमामों के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अभियान की शुरुआत की गई है, एक नया अभियान शुरू हुआ है। इमामों को हलफनामा लिखने का आदेश दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस हलफनामे में शहबाज सरकार के खिलाफ न बोलने की शपथ दिलाई जा रही है। साथ ही पाक सरकार के खिलाफ रैली प्रदर्शन से दूरी बनाने को भी कहा गया है। शहबाज सरकार का आदेश है कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ इमाम अब नहीं बोलेंगे। इतना ही नहीं, इस शपथ पत्र का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और अगर फिर भी कोई इमाम शहबाज सरकार के खिलाफ गया तो उसे आतंकी तक घोषित करने की तैयारी कर ली गई है। यानी अब इमाम सरकार से सवाल तक नहीं पूछ सकते हैं। आखिर क्यों शहबाज शरीफ मौलानाओं के पीछे पड़ा हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान मजहब की नींव पर खड़ा एक ऐसा मुल्क है जो 1947 से अब तक दो ही वजहों से जाना गया, पहला मजहब और दूसरा गुर्बत। पाकिस्तान में सत्ता किसी के भी पास रहे, टारगेट एक ही है, आवाम को लूटना और खुद का बैंक खाता फुल करना। मौजूदा दौर में ये काम शहबाज और मुनीर कर रहे हैं। मजहबी मुनीर लंबे समय से पाकिस्तान में लोगों को धर्म की घुट्टी पे ला रहा है। पहलगाम हमले से पहले भी मुल्ला मुनीर पीओके के पास जाकर नफरती तकरीरें दे रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान में विरोध की आवाज लगातार तेज हो रही है। जो इमाम और मौलाना अब तक शहबाज और मुनीर का साथ दे रहे थे, वो इमाम और मौलाना अब सरकार के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। यानी मुकदमात चले, आप सिर्फ 9 मई के हवाले से जितने भी मुकदमात बनाए गए इमरान खान पर, वो 11 मुकदमात पहले ये सुने जाते थे अडियाला जेल के अंदर। अब पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि वहां कोई जरूरत नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी की रावलपिंडी अदालत के अंदर ये मुकदमा सुना जाया करेंगे और वीडियो लिंक के जरिए अगर जरूरत हुई तो इमरान खान को ले लिया जाया करेगा। ये क्यों किया? इसलिए ताकि जो लोग मिलते हैं, जो वकला मिलते हैं, वो भी ना मिल पाए। दरअसल इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान के कई इलाकों में सड़कों पर है। इमरान की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त प्रदर्शन है और इमरान खान की इसी लोकप्रियता से शहबाज और मुनीर बेचैन हैं। रावलपिंडी में जैसे ही यह खबर मुनीर के हेडक्वार्टर पहुंची, मुनीर ने तुरंत शहबाज को तलब कर लिया और इसके बाद दोनों ने मिलकर इमामों और मौलानाओं पर लगाम कसने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के कई हिस्सों में बगावत की आग तेज है। शहबाज और मुनीर को न केवल पाकिस्तान के टूटने का डर सता रहा है, बल्कि अपनी कुर्सी की भी चिंता खाई जा रही है। शहबाज और मुनीर लगातार पाकिस्तान की जमीनें गिरवी रख रहे हैं। साथ ही धड़ल्ले से प्राकृतिक संसाधन भी दूसरे देशों को बेचने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की आवाम इसी बात से आक्रोशित है। आवाम के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। लोगों के गुस्से को देखते हुए मौलानाओं और इमामों ने सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होना शुरू कर दिया था। मौलानाओं और इमामों के इस कदम के बाद शहबाज और मुनीर ने फरमान जारी किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अभियान चलाकर मौलानाओं से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है, जिसमें सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर इमामों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में नवंबर शुरू होते ही बड़ी हलचल है। पाकिस्तान के पत्रकार भी मान रहे हैं कि वहां के मौजूदा हालात जिन्ना के देश को एनार्की और गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। छोटे मोटे ऑपरेशन से ये मुआशरा ठीक होगा, ना ये मुल्क ठीक होगा, ना इसकी मुआशरत, ना सियासत, ना अदारे, ना अदारों में काम करने वाले अफराद। इसलिए होने दे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। मैं पहले बताता चला रहा हूँ कि अनार्की फैलेगी, उसके बाद कत्लो गारतगरी होगी, जिसे सिविल वार कहते हैं। हाँ, इसके इम्कानात है। जिसने भी इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ ज्यादती की है या उस ज्यादती में खुश है, वो जहां मिलेगा लोग कहां छोड़ेंगे। इसलिए खतरा है अनार्की और सिविल वार का इस मुल्क के अंदर, अगर हालात इसी तरह रहे, जो कि रहेंगे। पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि मुनीर और शहबाज के हाथ से सत्ता फिसलने लगी है और इसी से बौखलाई शहबाज मुनीर की जोड़ी अब अपने ही आवाम को कुचलने में लगी है।
बलूचिस्तान, खैबर और पीओके में पहले से मुनीर के कमांडर खून की होली खेल रहे हैं। लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और अब इमाम और मौलानाओं को आतंकवादी घोषित करने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब देखा आपने कि कैसे सत्ता से दूरी का डर शहबाज को सता रहा है और इसीलिए शहबाज अब मौलानाओं और इमामों के पीछे पड़ा हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान के हालात को लेकर शहबाज ने कबूल भी किया है, उसका कबूलनामा भी सामने आया है। शहबाज ने खुद माना है कि पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले ही दबकर मरेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ाने वाले यही नेता है। कर्ज और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर शहबाज ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. दरअसल पाकिस्तान में सत्ता जिन दो हुक्मरानों के हाथ में है, वही दोनों अपने मुल्क को बेचने की होड़ में लगे हुए हैं। एक कंपटीशन सा लगा हुआ है, मानिए, कि आखिर मुल्क को ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा सकता है। उसमें पहला नाम है आसिम मुनीर का, जो कहने को तो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है, लेकिन वही देश के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। लेकिन उसका पहला काम यह है कि वो वहां के संसाधनों को बेचे। ये पाकिस्तान का नंबर 1 सेल्समैन है। और दूसरा सेल्समैन कौन है, आप समझ ही गए होंगे। दूसरा सेल्समैन है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ भी सीधे सीधे ये कहता दिखता है कि वो पाकिस्तान के लोगों का कर्ज बढ़ाने के लिए कोई भी मौका पीछे नहीं छोड़ रहा है, और दूसरे देशों में जाकर भी ये बात कहता रहा है कि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हाथ फैलाने से पीछे नहीं होता है। पाकिस्तान के सेल्समैन कहते हैं कि मैं जमीन बेचता हूं, यानी शहबाज शरीफ। तो वहीं आसिम मुनीर वहां के संसाधन बेचने पे अड़ा हुआ है, जिसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे देशों को जरूर मिल रहा है। पाकिस्तान के जिन दो चेहरों को आपने देखा है, उन्हीं की करतूतों का नतीजा है कि पाकिस्तान की आवाम कंगाली में जीवन बिताने को मजबूर है। पाकिस्तान में सड़कें और बिजली तो छोड़िए, वहां के लोगों के पास 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। और हो भी कैसे, दुनिया भर से कर्ज लेकर जो पैसे आवाम पर खर्च होने चाहिए थे, वो पैसे खर्च होते हैं आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर, जो पाकिस्तान में पलते हैं और पाकिस्तान के लोगों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। आखिर शहबाज मुनीर की वजह से कैसे त्रस्त है पाकिस्तान की जनता, ये आपको बता देते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मुश्किलें और कैसे बढ़ती जा रही हैं। बॉर्डर पार कर्ज का फैला मकड़जाल, कमर तोड़ तबाही, पाक में आफत भारी। कर्जस्तान की पतन कथा, महंगाई जानलेवा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और क्लाउड बस्ट जैसी स्थितियों से बुरी तरह प्रभावित है और अब उसे सिर्फ कर्ज नहीं, बल्कि असली वैश्विक सहयोग की जरूरत है। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. एक देश का प्रधानमंत्री इस कदर भिखमंगई पर उतर आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। पाकिस्तान पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा है, लोन ने उसकी कमर तोड़ रखी है। मानवता के नाम पर शहबाज शरीफ भीख मांग रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान कर्ज के मकड़जाल में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ जंग अब पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने लगी है। आवाम इसका खामियाजा भुगत रही है और भूख से बिलबिला रही है। तो सुना आपने, 800 रुपए किलो वाले टमाटर ऐसे हैं कि इसे बकरियां भी खाना पसंद नहीं करेंगी। पाकिस्तान में महंगाई भयानक रूप ले चुकी है। सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सड़कों पर आवाम का गुस्सा फूट पड़ा है। टमाटर 800 रुपए किलो, धनिया 220 रुपए किलो, अदरक 750 रुपए किलो, लहसुन 800 रुपए किलो,
खीरा 220 रुपए किलो और भिंडी 400 रुपए किलो। पाकिस्तान की आवाम महंगाई से त्राही त्राही कर रही है और पाक हुक्मरान ट्रंप की चापलूसी में लगे हैं। लोगों से कर्ज के साथ साथ अब भीख देने की मांग कर रहे हैं। अब तो पाक नेताओं ने भी टमाटर को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असेंबली में ले जाकर हम स्पीकर साहब को दिखाएंगे, क्या ये आपकी गुड गवर्नेंस है? आपने गरीब का जीना महाल कर दिया। आपने जो गरीब शख्स जो था वो अपने सुई गैस और बिजली के बिलों से जो तंग था, आज वो रोटी से तंग है। आपको जानकर हैरानी होगी, देश में एक टमाटर की कीमत 75 रुपए है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी संसद में यह मुद्दा उठाया जा रहा है। ये एक टमाटर मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूं। ये हमारे भाई हैं, हमारे एमपी हैं फरूख बूम साहब, इनकी मेहरबानी है। ये मुश्किल से एक टमाटर इन्होंने दिलवाया है। 75 रुपए का एक टमाटर है। सर देखा, 75 रुपए का एक टमाटर है। देख सकते हैं तो देख लीजिए, ये उस मुल्क के हालात हैं जैसे इस्लामाबाद में बैठने वाला हर हुक्मरान चांद पर बिरयानी खिलाने के ख्वाब दिखाता है। आज उन्हीं पाकिस्तानियों को आटे दाल का मोहताज होना पड़ रहा है। रोटी सब्जी से नहीं, पानी से खाने की नौबत आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ रही है, पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जनता के लिए और पाकिस्तान के फौजियों के लिए मौत बनकर बरस रहा है, ये आपको बता दें। टीटीपी के लड़ाके अब बंदूक नहीं, बारूद बिछा रहे हैं। जलती गाड़ियां, बिखरी लाशें बता रही हैं कि टीटीपी अब जंग नहीं, पाक फौजियों का जनाजा उठाना चाहती है और इसीलिए लगातार पाकिस्तान के सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले टीटीपी के हमलों की एक तस्वीर दिखा देते हैं आपको कि कैसे चुन चुनकर पाक फौजियों के लिए लड़ाके कब्र खोद रहे हैं और ड्रोन से पाक फौजी के काफिले को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें खैबर की, जहां टीटीपी ने पाक फौज की गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाकर उड़ा दिया। इसमें 7 पाक जवानों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, हम लगभग आए दिन आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जब खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सैनिकों को निशाना बनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों की बर्बरता खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लोगों पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वहां के लोग हर समय इनके खिलाफ हथियार उठाकर तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। और यही वजह है कि हमले में पाक जवानों के, एक बार फिर हुए हमले में पाक जवानों के 7 जवानों के मारे जाने की खबर है। और टीटीपी का बस एक ही मकसद है, पाक फौजियों का नामो निशान मिटा देना। अब खैबर के 12 की तस्वीर देख लीजिए। यहां भी टीटीपी के लड़ाकों ने पाक फौजियों पर जमकर गोलियां बरसाई हैं। टीटीपी ने पाक फौजियों पर गोलियां बरसाई हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के फौजियों, अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के सैनिकों को वहां के आम लोग ही निशाना बना रहे हैं। और अब खैबर के 12 में भारी गोलीबारी हुई है और बताया जा रहा है कि टीटीपी ने पाक फौजियों पर गोलियां बरसाई हैं। इसमें पाकिस्तान फौजियों का कितना नुकसान हुआ है अभी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाकायदा टारगेट करके पाकिस्तान के फौजियों पर टीटीपी ने यह हमला किया है। वहीं खैबर इलाके में पाक सैनिकों को कब्र खोदने के लिए टीटीपी बड़ी तैयारी कर रहा है। वहां सड़कों पर बारूद बिछाए जा रहे हैं, बारूदी सुरंग तैयार की जा रही है। तस्वीर देख लीजिए कि कैसे ये वो इलाका है खैबर का जहां पाक फौजियों के लिए बारूद बिछाया जा रहा है, जिससे कि पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तान के सैनिक यहां पर पहुंचते हैं तो उनको नुकसान हो सके। हमने लगातार 3 तस्वीरें आपको दिखाई हैं कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोग और उसके बाद टीटीपी ने गोलीबारी की। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हमले में 7 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और अब सड़कों पर टीटीपी बारूद बिछा रहा है। खैबर में पाक फौज पर बड़े धमाके की तैयारी टीटीपी कर रहा है। ये वही टीटीपी है जिसको पाला पोसा है पाकिस्तान की सेना ने, अब उन्हीं के लिए काल बन गया है। टीटीपी ने पाक फौज को निशाना बनाने के लिए क्या बड़ी तैयारी की है, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बता देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने बहुत बड़ी तैयारी की है। बाजौर में पाक सेना के लिए जाल बिछाया गया है। बाजौर के लोगों से टीटीपी ने अपील की है कि सूरज ढलने के बाद घर से ना निकले लोग। सड़कों पर विस्फोट होने का हवाला भी दिया गया है कि आम लोग ना निकले सूरज ढलने के बाद, क्योंकि आम लोगों को इससे नुकसान हो सकता है।
साथ ही बारूद के ढेर पर पाकिस्तान के फौजी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ उन पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर विस्फोट होने का हवाला आम जनता को दिया गया है कि आम जनता सड़कों पर शाम के बाद ना निकले, क्योंकि जो बारूद बिछाया गया है उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी फौजियों को नुकसान पहुंचाना है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को चेताया है। टीटीपी ने अपने सशस्त्र लड़ाकों की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चल रही ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है और ये देख लीजिए कि कैसे टीटीपी ये वीडियो जारी करके अपनी ताकत दिखा रहा है। ये ताकत किसको? पाकिस्तानी सेना को। वही पाकिस्तानी सेना जिन्होंने कभी इनको ट्रेनिंग दी थी और इनको तैयार किया था, आज ये पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी फौज को अपनी ट्रेनिंग का वीडियो दिखाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पाक फौजियों पर हमले के बाद टीटीपी लड़ाकों ने उनके हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं और उसकी भी तस्वीरें जारी की गई हैं। इनके चेहरे आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यह हथियार जरूर आप देख सकते हैं कि टीटीपी के कब्जे में पाकिस्तान सेना के हथियार हैं। एक तरफ कई सैनिकों को मारा है, बारूद बिछाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के हथियार भी इन लोगों ने छीन लिए हैं। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनको पाला पाकिस्तान ने है और अब पाकिस्तान की फौज के लिए ये लगातार नासूर बनते जा रहे हैं। टीटीपी के जिस कुख्यात कमांडर काजिम पर मुनीर ने 10 करोड़ का इनाम रखा है, वो पाकिस्तानी फौज पर कहर बरसा रहा है और पाक फौज और उसकी गाड़ियों को जलाकर राख कर रहा है और मुनीर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये देख लीजिए कि कैसे पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के लोगों पाकिस्तान की सेना पर हमले करके पाकिस्तान के लोगों को ये बता रहे हैं कि अब टीटीपी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है पाकिस्तान की सेना। टीटीपी ने बाजौर पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। टीटीपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बाजौर पर पूरी तरह नियंत्रण की बात भी कही गई है। ये वो वीडियो है जिसमें बाजौर पर कब्जे की बात कही जा रही है। टीटीपी का कहना है कि बाजौर पर अब पाकिस्तान की सेना का नहीं बल्कि टीटीपी का कब्जा है और ये वीडियो जारी करके बताया गया है कि अब इस जगह पर टीटीपी का राज चलेगा, टीटीपी का शासन चलेगा और इसीलिए ये वीडियो जारी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां है टीटीपी का बारूदी प्लान जो कि तैयार हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन-किन जगहों पर पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए इन लोगों ने बारूद बिछा रखे हैं। बता दें आपको कि निक बांडा, हिलमंड, लारा बांडा, जन्नत शाह, शरीफ खाना, कामंगार और रेडावन, ये वो 7 जगहें हैं जहां पर बारूद बिछाई गई है और लोगों से कहा गया है कि यहां आम लोग घर से बाहर शाम को 6 बजे के बाद ना निकलें क्योंकि ये बारूद किसी और यानी पाकिस्तान की सेना के लिए बिछाया गया है। तहरीक तालिबान की बढ़ती ताकत पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। पाकिस्तानी फौज अब टीटीपी के सामने पड़ने से भी डर रही है। कैसे मुनीर के लिए ताबूत तैयार किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टीटीपी का खुला पैगाम, पाकिस्तान का काम तमाम। मुल्ला मुनीर थर थर कांप रहा, तालिबान ताबूत बन रहा। Loans over loans, loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. तो सुना आपने कैसे कर्ज पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है, लेकिन कर्ज, कंगाली और भिखमंगापन पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि पाकिस्तान की असली कमर तालिबान तोड़ रहा है, वो भी एकदम मुकम्मल तरीके से और तसल्ली से। बस तुर्की से समझौता हुए अभी पूरे 2 दिन भी नहीं बीते, पाक हुक्मरान अभी तक इसका झुंझुना भी ठीक से नहीं बजा पाए थे कि तालिबानियों ने पाक फौज की ऐसी तैसी कर दी और उन पर ताबड़तोड़ हमले हुए। गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि पाक फौजियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। जिस पाकिस्तानी गाड़ी में पाक फौजी निकले थे उसमें टॉप की मशीन गन्स भी थी, लेकिन मुनीर के सैनिक और उनके हथियार सब गाड़ी के साथ स्वाहा हो गए और इस हमले में कई फौजी मारे गए।
तस्वीरें देखिए। यहाँ टीटीपी पाकिस्तानी फौज की ऐसी धुलाई कर रही है जिसने सबके होश उड़ा दिए। पाक फौज की गाड़ी देखते ही उन पर ऐसे हमले होते हैं कि मानो जाल में शिकारी फंस गया। बीते 24 घंटे में टीटीपी ने खैबर, बारा सहित कई इलाकों में पाक फौजियों को निशाना बनाया है, जिसमें 7 से ज्यादा पाक फौजी मारे गए हैं। वहीं टीटीपी लड़ाकों ने पाक फौजियों के हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। जाहिर है अब पाक तालिबान के बीच मामला शांत होने वाला नहीं। ऐसे ऐसे हथियार चल रहे हैं जिसके धमाके इस्लामाबाद तक गूंज रहे हैं। और ठीक ऐसे ही धमाके अफगानिस्तान की ओर से हो रहे हैं। मुनीर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया है कि अपने सैनिकों को वो किधर मरने के लिए भेजे, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। अब इस शख्स को देखिए, ये टीटीपी का कमांडर काजिम है, जिसके ऊपर मुल्ला मुनीर ने करोड़ों का इनाम रखा है। लेकिन काजिम खैबर में ही बैठकर पाकिस्तानी गाड़ियों को उड़ा रहा है और मुनीर कुछ नहीं कर पा रहा। कौन है टीटीपी? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्तून पठान हैं। इन्हें पाक आर्मी ने ही ट्रेनिंग दी थी। अमेरिका से जंग में तालिबान का साथ देने के लिए अफगानिस्तान भेजा था। जब जंग खत्म हुई तो पाकिस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान लौटकर इन्होंने बंदूक नहीं छोड़ी और अब पाक फौजियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। टीटीपी का अब सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तानी फौज को खत्म करना, और वो अपने इसी प्लान पर काम कर रही है। पाकिस्तानी फौज को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते अगर अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में आज जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में जंग खूनी हो चली है, चुनावी जंग की हम बात कर रहे हैं। दुलार चंद की हत्या के बाद से यहां की सियासत उबाल मार रही है। दुलार चंद का परिवार और समर्थक न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है और इसी एक्शन के बीच अनंत सिंह की आज गिरफ्तारी भी हुई है। दुलार चंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को भेज दिया गया है। अनंत सिंह को पटना बेऊर जेल भेजा गया है। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी हैं और इनके जेल जाने के बाद खलबली मच गई है। और अब आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां इसरो ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बता दें आपको कि आज एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है इसरो आज श्रीहरिकोटा के M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से। We have a magnificent liftoff, the LVM-3 M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S-200 motors is indeed a sight to behold. GSLV Mark 3 LVM-3 के नाम से जाना जाता है। यह हर बार एक कहानी लिखता है। पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3 M5 CMS-03 mission. A clear Sriharikota sky and the LVM-3 silhouette. Thrill and satisfaction together at the countenance of the witnessing ISRO scientists. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय सेना के G-7R CMS-03 संचार उपग्रह की, जिसकी आज लॉन्चिंग हो गई है, सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। भारत लगातार आज धरती से लेकर आसमान तक अपनी ताकत बढ़ा रहा है, खुद को मजबूत कर रहा है और आज भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए एक और उड़ान भरी है। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी गई है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय नौसेना के G-7R CMS-03 की यह सफल लॉन्चिंग इस वक्त आप देख रहे हैं। और इससे भारत अंतरिक्ष में अपनी मजबूती तो दिखा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन पर नजर रखने के लिए, दुश्मन देश को संदेश देने के लिए ये एक बड़ा मौका है। ये बड़ी तस्वीर है श्रीहरिकोटा से, जिसको आज आप देख रहे हैं। बता दें आपको कि इसे बाहुबली नाम दिया गया है। इसके वजन की वजह से इसे बाहुबली नाम दिया गया है। इसका वजन 4410 किलोग्राम का है और इसे LVM-3 M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसकी भारी वजन उठाने की क्षमता है और यही वजह है कि इसे बाहुबली भी कहा जा रहा है। ये भारत का बाहुबली है, जो अंतरिक्ष में भारत की ताकत को, भारतीय नौसेना को अब और मजबूत करने वाला है। इसको लेकर ये पूरी जानकारी भी सामने आई है।
बेंगलोर, जहां इसरो का मुख्य ऑफिस है, वहां से ये जानकारी मिली है कि तैयारी लंबे समय से थी, बस समय का इंतजार था, हरी झंडी का इंतजार था, पूरी तैयारियों को लेकर कि कब इसे लॉन्च किया जाए। आज यानी 2 नवंबर का वक्त जब आज इसकी लॉन्चिंग हुई है। बता दें कि ये LVM-3 लॉन्च वाहन का 5वां परिचालन उड़ान है। इसके पहले भी भारत ने अंतरिक्ष में इसी तरीके से LVM के जरिए अपनी ताकत खुद को मजबूत किया है और अंतरिक्ष में एक और इतिहास बताया ये भी जा रहा है कि इस CMS-03 से भारत के मिशन गगनयान को भी मजबूती मिलेगी, यानी हमारी सेना भी इससे मजबूत होगी और इसरो के आने वाले नए मिशन गगनयान, जिसके जरिए भारत मानव को, इंसान को अंतरिक्ष चांद तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है, उसकी भी पूरी तैयारी है और इस आज की सफलता के बाद मिशन गगनयान को भी बड़ी कामयाबी मिलेगी। चलिए बढ़ते आगे, बात एक बार फिर बिहार की कर लेते हैं। बिहार में आपको बता दें कि कल देर रात अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी रात 12 बजे के बाद हुई है, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पर इकट्ठे हो गए। करगिल चौक पर स्थित उनके घर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। जांच के बाद ही यह पता चलेगा कि हत्या के पीछे की कारण क्या रहा, मंशा क्या थी और इस मामले में अब तक FIR भी दर्ज हो चुकी है। 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में हो चुकी है और उसमें सबसे बड़ा नाम है अनंत सिंह का, जो कि मोकामा से JDU के प्रत्याशी भी हैं। चुनाव सिर पर है, आज 2 तारीख है और 6 तारीख को बिहार में मतदान भी होना है, 11 तारीख को मतदान होना है और उसके पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी कई सवाल भी खड़े कर रही है। अब आपको हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब कैसे विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन उससे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते हैं कि आखिर दुलार चंद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है और उनकी मौत की वजह क्या बताई जा रही है। सबसे पहली वजह है उनका फेफड़ा फटना, साथ ही सीने की कई पसलियां टूटी मिली हैं, शरीर पर उनके गहरे घाव भी मिले हैं, सिर के पीछे भी गंभीर चोट है, हाथ पांव में भी उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और यही वजह है कि उनकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी सामने आ गई है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिवार वाले यही कह रहे हैं कि अभी हमें भी खतरा है और हमको भी लगातार डराया और धमकाया जा रहा है। इन तस्वीरों पर भी एक नजर डाल लीजिए, ये वही तस्वीरें हैं जिस दिन दुलार चंद की हत्या हुई थी, कैसे अनंत सिंह और दुलार चंद का काफिला आमने सामने आता है और दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हो जाती है। दुलार चंद को पहले पैर में गोली मारी जाती है और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और गाड़ी चढ़ने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई है, क्योंकि उनकी सीने की हड्डी टूटी हुई थी, उनकी पसलियां टूटी हुई थी, ऐसी जानकारी मिली है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिससे यह बात साफ हो रही है कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की वजह से ही उनकी हत्या हुई है। हालांकि पुलिस ने अनंत सिंह के करीबियों पर भी शिकंजा कसा है। और अब आपको बिहार की राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ी देर में रोड शो शुरू होने वाला है। करीब 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। अनामिका सिंह इस वक्त साथ में जुड़ी हुई हैं। अनामिका, क्या तस्वीर देख पा रही हैं? और अमृत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका, कितना और वक्त जब प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा? देखिए 20 से 25 मिनट का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी पटना की सड़कों पर रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। 30 से 35 ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर पीएम मोदी का इस रोड शो के दौरान स्वागत किया जाएगा। तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, देखिए ये जो रास्ता देख रहे हैं आप और ये जो सिक्योरिटी देख रहे हैं आप, ये जो मुस्तैदी देख रहे हैं आप, ये बताती है कि कुछ ही देर में पीएम मोदी इस रूट से होकर के गुजरेंगे। शुरुआत होगी रोड शो की दिनकर गोलंबर चौराहे से, जो अलग अलग जगहों से होते हुए जहाँ पे मेरी मौजूदगी है बाकरपुर चौराहा, यहाँ से भी आगे बढ़े। और खास बात इस चौराहे की ये भी है कि यहाँ पर पीएम मोदी की आरती को लेकर तैयारियां की गई हैं। तस्वीर दिखा दूं मैं उस जगह की जहाँ पर पीएम मोदी की आरती की जाएगी और यहाँ पर उनकी ओर से मंत्रोच्चारण भी किया जाएगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये अपार प्यार बिहार की जनता का है, पटना के लोगों का है, जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। बता दूं मैं आपको कि ये जो मंच बनाया गया है ये बीजेपी की ओर से नहीं बनाया गया है, बल्कि ये जो मार्केट है, जो संगठन है, व्यावसायिक संगठन है, जो दुकानें हैं, जो स्टोर देख रही हैं आप, इनके लोगों ने मिलकर के यहाँ पे इस मंच को बनाया है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए कितना उत्साह पीएम मोदी आने वाले कुछ देर में दिखाई देंगे सामने। विधानसभा चुनाव है और आप लोगों के लिए भी मन में बहुत कुछ चल रहा होगा विकास को लेकर। हम लोग तो मोदी जी के दिलों से फैन हैं और मोदी जी का जिस दिन से हम लोग को पता चला कि इधर रोड शो जी जी जी
ठीक है, आपके पास आऊंगी सर, लेकिन इस बीच बता दें आपको कि जहां पे रोड शो चल रहा है उसके अलग अलग जगहों पे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आप जहां पे मौजूद हैं वहां पर क्या नजारा, जरा दिखाइए और बताइए दर्शकों को क्या कुछ खास है आज पीएम मोदी के रोड शो के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यापक इंतजाम किया है और यहाँ पर लोग भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। और ये देखिए यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता लोग यहाँ सब मौजूद हैं। आप आइए, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी यहाँ पर अब ये कैरकेट जो है आने की प्रक्रिया हो रही है और ये दिनकर जी का मूर्ति है, प्रतिमा है, यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप जरा ऊपर करके दिखाइए तो आप नेता दिखेंगे, रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, पटना के स्थानीय विधायक नितिन नवीन वगैरह सब हैं यहाँ पर और मंत्री भी हैं नितिन नवीन, और उनकी मौजूदगी है। थोड़ी देर में इस प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा और ये देखिए झंडा लेके यहाँ पर खड़े हैं। तो आप लोग मोदी जी के स्वागत के लिए तैयार? ये प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पटना में। हम लोग का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग सामने से देखें, उनको देखते ही हम लोग के अंदर जो ऊर्जा आती है, ये एनडीए की जीत का प्रमाण है। एक बार प्रधानमंत्री जी यहाँ घूम गए, समझिए पूरे बिहार में मैसेज चला जाएगा और निश्चित रूप से एनडीए। मोदी जी बहुत किए हैं, नीतीश जी बहुत किए हैं, हम लोग उनके आने से बहुत खुश है और पूरा बिहार इस बार जीतेगा, एनडीए के मुख्यमंत्री बनेगा। तो रविशंकर प्रसाद जी का संसद, हाँ, एकदम पटना साहिब जिंदाबाद। लेकिन ये जो कुमरार क्षेत्र है यहाँ पर कायस्थ को टिकट नहीं देने से कायस्थ लोग नाराज हैं। नहीं, आज मोदी जी जातिवाद नहीं चलता है, एनडीए में कमल निशान जिंदाबाद, कमल निशान जिंदाबाद। व्यापक तैयारी की गई यहाँ पर, स्थानीय प्रशासन है यहाँ पर और अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और जो कस्टमाइज्ड इवेंट होता है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, रोड शो, जो कि चुनाव का मौसम है, हर चुनाव के समय प्रधानमंत्री का एक रूट लगाया जाता है। 1400 मीटर का ये रूट है और इसमें करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए, उधर दिखाइए टॉप एंगल शॉट, अभिवादन करते हुए लोगों को जाएंगे। और देखिए दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ पुलिस की काफ़ी बंदोबस्ती की गई है और दोनों तरफ लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं बड़ी संख्या में आज? जी, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं और इस बार एनडीए का 200 से ऊपर सीट आएगा बिहार में। मोदी मैं बनारस से आया हूँ। हाँ जी। यही क्या है? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश से यहाँ क्यों आ गया? हाँ जी, पटना आया था, मोदी जी का आज रोड शो था इसलिए रुक गया। रुक गए? यस सर। हाँ, सुबह से बिल्कुल इंतजार है। सुबह से यहीं के रहने वाले, यहीं के रहने वाले हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। बताइए मोदी जी में क्या खासियत देख रहे हैं, एनडीए का क्या? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 2025 225 225 सीट आने की संभावना है। और मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार। बिल्कुल, इससे अच्छा मुख्यमंत्री हमारे ना बिहार को मिलने वाला ना पूरे देश को मिलने वाला, जहाँ तक हम देख पाते हैं किसी चीज को। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तेजस्वी यादव क्यों? आप क्या देखते हैं उसमें, उनमें क्या योग्यता देखते हैं? हम ये पूछते हैं। 20 साल में हम देखते हैं जो यहाँ का अर्थव्यवस्था है, ना यहाँ इंडस्ट्री है, ना कुछ एक्स्ट्रा है, ना कोई मंदिर है जहाँ से इनकम ऑफ सोर्स जब बिहार का देखते हैं तो शून्य पे है। अदर स्टेट के मुकाबले यूपी है, उत्तराखंड है, गुजरात है, इसके मुकाबले बिहार का जो नीतीश कुमार पर भरोसा है? क्या उम्र है? ऐसा नहीं है, जीरो इकोनॉमिक होने के बाद भी बिहार अगर इतना डेवलप्ड है तो ये नीतीश कुमार की कारण है। एक कारण है मोदी जी का। जब बिहार में आते हैं तो
तेली समाज, कुर्मी समाज का बात करते हैं। गुजरात में जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये कंपनी देंगे, वो कंपनी देंगे, लेकिन बिहार में आते तो बात नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि बिहार में यादव और मुस्लिम जो है वो हटता है इनसे। और बात रहा तेजस्वी का, तेजस्वी रोजगार का मुद्दा उठाता है, तो इसीलिए बीजेपी भी देखिए 1 करोड़ रोजगार। तेजस्वी के समर्थन नहीं, समर्थक तो हम किसी के नहीं है, बस हम मोदी को देखने आए हैं कि अर्श से उठा आदमी फर्श पे गया है। लेकिन जो इनका काम है बिहार के लिए, एक भी दिन मतलब मीटिंग नहीं किए हैं बिहार के लिए, स्पेशल एक भी दिन मीटिंग नहीं किए हैं। ये थोड़ा कचोटता है बिहार के आदमियों को। क्या कीजिएगा, हमारा देखिए, हमारा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हुआ, भोरे विधानसभा हुआ, वहाँ शिक्षा मंत्री हैं बिहार विधानसभा में, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है उस विधानसभा में। बताइए। मोदी, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं चारों तरफ, और ये प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर देखिए। और थोड़ी देर में यहाँ पर दिनकर गोलंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। और वहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कतारबद्ध हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर सके। और उसके बाद ये जो रोड शो है वो चालू होगा, और पूरा नारा गूंज रहा है पूरे इलाके में। और ये बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार, और इस नज़रिए से कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और महागठबंधन भी बड़ी एड़ी चोटी एक करके मेहनत कर रहा है। हम चलते हैं अपने सहयोगी अनामिका सिंह के पास। बिल्कुल, देखिए तो प्रकाश जी वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग दूर दूर से पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए आए हुए हैं। और जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, यह है बाकरपुर चौराहा, जहाँ से पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा। जहाँ पर प्रकाश जी मौजूद हैं, वहाँ से रोड शो की शुरुआत होगी और वहाँ से होते हुए अलग अलग चौराहों को पार करते हुए जहाँ पर मेरी मौजूदगी है बाकरपुर चौराहा, यहाँ पर पहुँचेगी। और ठीक इसी के आगे जो सामने सड़क देख रहे हैं आप, यहाँ से पीएम मोदी का जो काफिला होगा आगे बढ़ते हुए पटना साहिब गुरुद्वारा जो है वहाँ तक जाएगा। और खास बात यह भी है कि यहाँ पर पीएम मोदी थोड़ा आगे बढ़ करके चाय भी पिएंगे यहाँ पे स्थानीय नेताओं के साथ, मंत्री जो हैं उनके साथ, नेताओं के साथ। उसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए मरीन ड्राइव होते हुए आगे निकल जाएंगे, यानी कि रोड शो समाप्त हो जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि जब 1-1.5 घंटे रोड शो हो जाएगा, इसके बाद पीएम मोदी जो है चाय की चुस्कियाँ लेंगे यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ, मिजाज समझेंगे चुनाव का, बिहार के बाकी चीज़ों को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद चूंकि कई बार दौरा पीएम मोदी का यहाँ पर हो चुका है, लिहाजा जो उनके स्वागत को लेकर के लोगों को देख रहे हैं आप, उत्साह देख रहे हैं, उल्लास देख रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ, उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ। ये जो व्यवस्था आप लोगों ने की है खास तौर पे आरती की, कितना खास और क्या मन में आ रहा है बिहार चुनाव को लेकर? भाई मोदी जी के हम लोग परम भक्त हैं, और नीतीश जी के, जिन्होंने इतना विकास की बयार बहा दी बिहार के अंदर। आज जीएसटी ले लीजिए, नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले लीजिए, आज हमारी सड़कें देखिए, हमारी बिजली देखिए। आज उसके बाद हम लोग अगर मोदी जी का समर्थन व्यावसायिक संघ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज हम लोगों ने, मोदी जी ने, नीतीश जी ने बहुत दिया, इसीलिए उनके स्वागत में हम लोग अपने हिसाब से बनारस से हम लोगों ने इनको बुलवाया है। और इनके यहाँ पर जब आएंगे तो एकदम आरती होगी, जैसे गंगा आरती होती है, इनके स्वागत में हम लोग और पूरा, और हम लोग अपनी व्यवस्था से कर रहे हैं। जैसे काशी की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, वैसे ही काशी के जो गंगा आरती का जो एक रूप होगा आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, जहाँ पर खास तौर पे इनको बुलाया गया है काशी से। ये तमाम जो पंडित हैं ये पीएम मोदी की आरती करेंगे। ये देखिए एक शख्स ऐसे भी है यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन पीएम मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पीएम मोदी? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उनकी विजन, उनकी काम करने की जो इच्छा शक्ति है, उससे हमें बहुत पसंद है। हम मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन हम भारत देश के हैं, हम इस देश के हैं, पहले हमारा देश है। और हमारे प्रधानमंत्री इस तरह से हम लोगों के लिए कर रहे हैं कि उनका विरोध तो कर ही नहीं सकते। हम विकास का ही साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ
कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप बच रही है बात करने के। चलिए आप बताइए, पीएम मोदी को कुछ देर के बाद देखेंगे आप यहाँ से गुजरते हुए, कितना उल्लास, कितनी पाटलिपुत्र की धरती के लिए गौरव का पल है। हम सब बहुत देर से यहाँ उनका इंतजार में खड़े हैं। पटना की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। ये बच्चे देखिए, इन्होंने हाथ में लिखा है वेलकम टू पटना। मुकेश जी, पहले बाहर की एक बार तस्वीर आप दिखा दीजिए, सड़क के दोनों तरफ कैसी तैयारी है और मंच बना हुआ है, यहाँ पर भारी उत्साह है। लेकिन यहाँ नीचे, अब जरा नीचे की तस्वीर दिखाइए। इंतजार है पीएम का? यस। क्या मैसेज है? वेलकम टू पटना मोदी जी। वेलकम टू पटना मोदी जी। आप कहाँ से आई हैं? हम भी पटना से, राजेंद्र नगर से आए हैं। अभी आ रहे हैं मोदी जी? हाँ, उन्हीं का वेलकम करने, उनका स्वागत है, पूरा स्वागत है। वो हमारे लिए, हम अपना घर से सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ आए हैं उन्हीं के स्वागत के लिए। इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम दो पसंद आता है। उनकी नीतियाँ काफी अच्छी लगती है, जो कि देश हित में और राज्य हित में रहती हैं। उनकी नीतियाँ इतनी अच्छी है कि सभी लोग, खासकर महिलाएं भी उनसे प्रभावित है। फूल लेके आइए। क्या नाम है? चाहत। क्या इंतजार है प्रधानमंत्री जी का? बहुत ज्यादा, सुबह से ही इंतजार है। कब से इंतजार कर रही हैं? 2 बजे से हम लोग यहीं पर हैं। आप बताइए, मोदी है तो मुमकिन है? जी सर, मोदी है तो मुमकिन है। किस लिए कि मोदी जी बहुत सारी चीज से हम लोग को बहुत मोदी जी पसंद है, बहुत अच्छा काम कर रहे दोनों नीतीश सिंह के। आप बताइए, आप तो अभी नाच रहे थे। हाँ, तो मोदी जी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। 400 से 1100 है। बूढ़ा आदमी को लाठी का सहारा मिला, वो भगवान का दर्जा है। मोदी जी भगवान का दर्जा। हाँ, तो थोड़ी देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और माल्यार्पण होगा दिनकर जी के प्रतिमा पर। और ये एक ऐसा इवेंट है, रोड शो, जिसमें कि लोगों से संवाद करने का एक तरीका है और अभिवादन करने का, ताकि रोड शो के जरिए इलाके में लोगों के में एक ऊर्जा आती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करने की एक कोशिश होती है कि और मुख्यतः ये पटना का जो इलाका है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ है। चाहे वो उम्मीदवार कोई भी हो, वो चुनाव जीत जाता है। वर्षों से हम लोग ये देखते आए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आगमन हो चुका है, लोगों से मिल रहे हैं, महिला कार्यकर्ताओं से। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कतारबद्ध हैं और सभी से मिल रहे हैं। और ये अभी आज इन्होंने 2-3 सभाएं की बिहार में, उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं रोड शो के लिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर कतारबद्ध है। वहाँ पर देख सकते हैं हम लोग केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रविशंकर प्रसाद, बिहार के मंत्री नितिन नवीन और उम्मीदवार हैं बांकीपुर से, और संजीव चौरसिया हैं, रामकृपाल यादव हैं। अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करने के लिए दिनकर जी के गोलंबर पर, ये आमतौर पे ये दिनकर चौराहा के रूप में प्रचलित है ये इलाका। और यहाँ पर दिनकर जी की मूर्ति लगी हुई है। रामधारी सिंह दिनकर, जो प्रख्यात साहित्यकार थे, कवि थे। और वहाँ पर देखिए गोलंबर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनका स्वागत करते हुए और माल्यार्पण के लिए प्रतिमा के पास नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं। वहाँ से उसके बाद रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री और अन्य नेता, जो एनडीए के अन्य नेता, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।